नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं एमपी अब तक। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। एमपी सरकार कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में बसाने का काम करेगी और इसके लिए एमपी में बसे कश्मीरी पंडितों की एक लिस्ट बनाई जाएगी। यह बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है। यह बात उन्होंने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के एक बयान के जवाब में कही, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे द कश्मीर फाइल्स फिल्म नहीं देखेंगे। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सांसद तन्खा जी से निवेदन है कि वे मध्य प्रदेश में रह रहे उन कश्मीरी पंडितों की सूची उपलब्ध करा दें जो वापस जाना चाहते हैं। सभी कश्मीरी भाइयों से निवेदन करूंगा जो मध्य प्रदेश में हैं, अगर वो वापस जाना चाहें तो हमें इत्तला करें। हम उनको वहां पर वापसी सुनिश्चित कराएंगे और भेजने की व्यवस्था भी करेंगे। और वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर विवेक तन्खा ने कहा है कि आपकी इस सहायता के प्रस्ताव का हम स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा और पुनर्वास की नीति चाहिए, परिवहन नहीं। साथ ही उन्होंने पूछा कि कश्मीरी पंडितों को रोजगार सुरक्षा सरकार कैसे देगी। अभी मैंने नरोत्तम जी का कश्मीरी पंडितों के विषय में बयान सुना। वैसे तो मैं उस बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने ऑफर किया है कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस भेजाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। बट मैं अपने भाई से बोलना चाहता हूं, समस्या वापस भेजाने की नहीं है। कश्मीरी पंडित सक्षम है, वापस तो खुद जा सकते हैं। समस्या है वहां पर जाके उनकी सुरक्षा की। और चलिए बढ़ते आगे। मिनी मुंबई इंदौर से जम्मू के लिए सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज हरी झंडी दिखाकर किया है। सिंधिया इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े थे। इंडिगो की ये शुरू हुई सीधी उड़ान सेवा सप्ताह में 4 दिन रहने वाली है। फ्लाइट शुरू होने से माता वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी और लंबे वक्त से प्रदेश के लोगों की यह मांग भी थी कि जम्मू के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू की जाए, जो आज पूरी हुई। कोई और ऐसा स्थान नहीं है पूरे देश में जहां 2 विश्वस्त। और चलिए बढ़ते हैं आगे। उमा भारती के बाद पथरिया के विधायक रामबाई ने अब शराब को लेकर मोर्चा खोल दिया और कहा है कि दमोह में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बेची जा रही है और वो उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। जरूरत पड़ी तो पत्थर भी चला देंगी और शराब के अवैध दुकानों में आग भी लगाएंगी। सुनिए। मुहिम छेड़ने वाली हूँ कि मेरी विधानसभा में 1 नंबर की दारू जो तुम्हारी कलारी है, जहाँ पे बाकायदा बिके, लेकिन जो गांव में 10 जगह बिक रही है, इसको नहीं बिकना चाहिए। पत्थर चलेंगे? हाँ, मैं पत्थर क्या, मैं तो खुद मारने की दम रखती हूँ और जहाँ भी ऐसी स्थिति होगी तो बिल्कुल मारूंगी, घसीट के मारूंगी और विद महिलाओं के साथ लेके जाके मारूंगी। अगर कहीं ऐसी स्थिति आएगी तो बनेगी और जहाँ तो आग भी रखूंगी। इधर भोपाल में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के बाहर परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन किया है। ये लोग शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा के पेपर को निरस्त कर फिर से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही आरक्षक परीक्षा के अभ्यर्थी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आरक्षक परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर इन्होंने सवाल किए। पेपर अब ऑनलाइन माध्यम से नहीं चाहते, हम चाहते हैं ऑफलाइन माध्यम से हो और एक दिन पेपर हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ियाँ होती है। आप चाहते हैं ऑफलाइन पेपर हो, जो आपने शिक्षक पात्रता का पेपर दिया? हाँ मैम, मेरा नाम सौरभ विश्वकर्मा है। मेरा 10 मार्च को पेपर था सागर सेंटर में। एक्चुअली हो रहा है 20 दिन पेपर चलते हैं और सिलेबस पता है आपका, इस बार जो MPTT का एग्जाम है बहुत सिलेबस ओरिएंटेड पेपर नहीं है, कुछ भी दे रहे हैं, मतलब एनवायरमेंट के बारे में आपको पता होगा, अंतरिक्ष कुछ भी पूछ रहे हैं। पन्ना कलेक्ट्रेट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज उग्र प्रदर्शन किया है और सरकार की तरफ से मिली सहायिका की ड्रेस को जलाया और विरोध प्रदर्शन किया। यहां मौजूद कर्मचारियों ने आग को बुझा दिया। वहीं मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी और उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वह आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। हमारी मांगे हैं कि हमें नियमितीकरण किया जाए। हमारा जो मानदेय काटा गया था वो हमारा पूरा एरिया के तहत वापस किया जाए और कुछ योग्य कार्यकर्ता हैं वो पर्यवेक्षक के पद पे, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार रखा जाए। मिनी कार्यकर्ता हैं जो सहायिका का और कार्यकर्ता का दोनों को काम कर रही हैं। आज हमें हमारे जिले भर की पूरी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने काली पट्टी बांधकर
यहाँ पर आज एक सभी साड़ियाँ जलाकर ये दिखाया है कि हम बहनें यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और हम लोग इससे भी बुरा कुछ कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे भोपाल से गिरफ्तार आतंकवादियों की। 14 दिन के रिमांड के बाद आज एटीएस ने इनको फिर से कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इनको 8 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि भोपाल के ऐशबाग से 4 बांग्लादेशी आतंकी गिरफ्तार किए गए थे, जबकि एक आतंकवादी को विदिशा के नटेरन से गिरफ्तार किया गया था। विदिशा से गिरफ्तार आतंकी अब्दुल करीम की तरफ से जिला कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई है, जिस पर 1 अप्रैल को सुनवाई होनी है। रघुवीर सिंह पटेल साहब जैसा आपके यहाँ स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और 5 का 8 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल रिमांड दिया गया। नहीं, जुडिशियल रिमांड मांगा उनकी तरफ से हो गई अब, और उनके कनेक्शन के बारे में और भी जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। 5 का जुडिशियल रिमांड चाहा गया था, जो न्यायालय द्वारा 8 अप्रैल तक के लिए स्वीकृत किया गया। हाँ, अब्दुल करीम की ओर से एक जमानत का आवेदन लगा है, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा 1 अप्रैल के लिए सुनवाई हेतु रखा गया। इधर 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सरकार ने कोर्ट से ओबीसी से संबंधित डेटा पेश करने के लिए वक्त मांग लिया है। इस पर कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्तों का वक्त भी दे दिया है और अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होनी है। आपको बता दें कि महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा है कि सरकार ओबीसी वर्ग से संबंधित डाटा पेश करना चाहती है। पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा हाल ही में प्रदेश भर के तकरीबन 48 जिलों से अन्य पिछड़ा वर्ग का डेटा कलेक्ट किया गया है, जो 60 बिंदुओं के आधार पर जुटाया गया है और इसी डेटा को हाईकोर्ट में सरकार पेश करना चाहती है। क्वांटिफेबल डाटा तैयार हो चुके हैं। अभी तक 45-48 जिलों के क्वांटिफेबल डाटा कलेक्ट कर लिए हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न प्रकरणों में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो जनसंख्या के डाटा हैं ये आधार नहीं है आरक्षण का। इसमें डेडिकेटेड कमीशन द्वारा कलेक्ट किए गए डाटा ही कोर्ट रिलाय करेगी। तो उस आदेश के बाद में जैसे मराठा आरक्षण में जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए विषय आयोग ने मेहनत करके वो डाटा कलेक्ट कर लिए हैं और हो सकता है कि 27 तारीख के पूर्व माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं। मंदसौर में भी एंटी माफिया अभियान जारी है और यहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए वेयर हाउस को तोड़ने का काम किया गया। कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मनोज काला नाम के एक शख्स पर इस जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। तो राजगढ़ की बात करें तो यहां एक बार फिर से मामा के बुलडोजर ने कहर ढाया और यहां एक गांव में छात्राओं से छेड़खानी करने वाले शिक्षक के ड्राइवर पर मामला दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपी के नरसिंहगढ़ स्थित मकान के अवैध हिस्से को जेसीबी से तोड़ दिया गया। छात्राओं की शिकायत के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई और प्रशासन ने उसके घर के अवैध हिस्से को जेसीबी से ढा दिया। तो राजगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से मामा के बुलडोजर ने कहर ढाया। यहां पर एक गांव में छात्राओं से छेड़खानी करने वाले शिक्षक के ड्राइवर पर मामला दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के नरसिंहगढ़ स्थित मकान को तोड़ दिया गया, जेसीबी से अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया, उसके घर के अवैध हिस्से को ढाया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हादसे की। उज्जैन में बच्चों से भरा हुआ स्कूली वाहन पलटा है। इसमें 23 बच्चे सवार थे और ड्राइवर की इसमें मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई बच्चा गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। छतरपुर में बात करें तो लवकुश नगर के एक निजी कॉलेज के पास बाउंड्री वॉल गिर गई, चपेट में आए 2 छात्रों की मौत हो गई और 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। ये 2 अलग अलग जगहों की तस्वीर, एक उज्जैन की और एक छतरपुर की आपको दिखा रहे हैं। घायलों को लवकुश नगर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके साथ ही चपेट में आने से करीब 50 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद छात्रों ने पुराने बस स्टैंड में जमकर हंगामा किया और जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाया। फिलहाल पुलिस ने मोर्चा संभाला था और स्थिति को शांत कर दिया है। और इधर ग्वालियर की बात करें तो यहां पर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज और जय आरोग्य अस्पताल की कुर्की की जाएगी। गजरा राजा अस्पताल पर 2.5 करोड़ रुपए का जलकर बकाया है, जबकि जय आरोग्य अस्पताल पर 1.5 करोड़ रुपए का जलकर बकाया है। नगर निगम ने जीआरएमसी के डीन और जय आरोग्य के अधीक्षक को कुर्की का नोटिस दिया है और नोटिस के बाद भी जलकर जमा नहीं किया गया, जिसके बाद अब दोनों जगह पर कुर्की की कार्रवाई होनी है। कि बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ है। हम लोग स्टार्टिंग से इस बार उनको प्रेशर डालने वाले हैं। अभी भी हमारी चल रही बातचीत, हम लोगों ने नोटिस भी आना शुरू कर दिया है।
जीवाजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी हमने बात की। मैंने कहा यदि आपके बजट में प्रोविजन नहीं है तो आपसे कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट से भी तय हो गया है कि डिपार्टमेंट को ड्यूटी चार्जेस देने हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब ने बोल दिया है तो हर किसी को देना ही पड़ेगा। इस पर कोई देयर इज नो वे आउट। तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग दें और इसमें देने में कोई बुराई थोड़ा है, विकास करना है। हम अपेक्षाएं करते हैं कि हमारा शहर बहुत साफ सुथरा हो, ग्रीनरी हो, रोड अच्छी हो। टैक्स देने के मामले में ऐसा हम नहीं देंगे, तो ये तो कोई बात नहीं होगी। नीमच की बात करते हैं जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है और पीड़िता ईसाई धर्म की है। उसने एक मुस्लिम युवक से शादी की। निकाह के दौरान अपना धर्म पालन करने का वायदा भी हुआ। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की है कि अब उस पर शादी के बाद इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उसे प्रताड़ित किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और धार्मिक स्वतंत्रता के तहत धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 की धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। ईसाई धर्मावलंबी एक पीड़िता ने हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को मिलके ये शिकायत की थी कि उसका पहले पति से विवाह विच्छेद हो गया है और उसके बाद वो एक फरदीन नाम के व्यक्ति के साथ वो जो है लिविंग रिलेशन में रहती है और उससे फिर बाद में निकाह किया गया है और निकाह में ये तय हुआ था कि सभी लोग अपने अपने धर्मों का पालन करेंगे। उसका ऐसा एलिगेशन है कि उसके बाद जो है उनके परिवारजनों ने उसको मारा पीटा, दबाव बनाया कि तुमको ये जल पीना पड़ेगा और अजमेर जाके तुमको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जब ये प्रथम दृष्टा धर्मांतरण अधिनियम जो 2021 का मध्य प्रदेश में लागू है उसका अपराध पाया गया, तो विभिन्न धाराओं में इसके साथ में मैजिक ट्रीटमेंट करना, 508 जान से मारने की धमकी देना और मारपीट करना, इन धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। गर्मी के शुरू होते ही आग लगने की घटनाओं के बढ़ने की तादाद सामने आ रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली खबर की बात करें तो बैतूल के शाहपुर की, जहां पर जंगल में आग लगी और अब यह आग फैलती ही जा रही है। आग को बुझाने की कोशिश भी ग्रामीण कर रहे हैं। दमकलों को भी बुलाया गया है ताकि आग को जल्द से जल्द काबू में कर लिया जाए। तो यह आग अभी भी लगी हुई है। उधर सतना की बात करें तो यहां एक घर में आग लग गई थी और घर में आग लगी तो तस्वीर क्या बन गई, कितना काला धुआं जो है हर तरफ फैल गया, ये तस्वीर बता रही है। धार की बात करें, यहाँ के ज्ञानपुरा गांव में एक के बाद एक 6 कच्चे घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हड़कंप मच गया। आग लगने के कारण फिलहाल नहीं पता चल पाए हैं। आग लगने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश की। दमकल के आने से पहले ही कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया था। बैतूल के गंज इलाके में फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले एक युवक की सड़क किनारे खड़ी बुलेट में आग लग गई। अचानक लगी आग में बुलेट पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तो 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बैतूल, सतना, धार और एक और तस्वीर बैतूल की ही है जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। बैतूल की अगर बात करें तो यहां पर एक गांव से दूसरे गांव तक ये आग फैल गई है। हालांकि जंगल में आग है और दूसरे गांव तक पहुंच चुकी है। आग को बुझाने के लिए ग्रामीणों ने कैसे मशक्कत की, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही 3 जगहों से दमकलों को बुलाया गया था ताकि आग को काबू में किया जा सके। सतना में भी एक तस्वीर सामने आई जहां पर एक घर में आग लग गई। आग कैसे लगी पता नहीं चल पाया, लेकिन सारा सामान जलकर खाक हो गया और कितना काला धुएं का गुबार यहां नजर आ रहा है, इससे समझा जा सकता है कि कितनी भीषण यह आग लगी थी। बैतूल में एक बुलेट थी कर्मचारी की, वो आग में पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। और ये सतना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर घर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हालांकि कैसे लगी पता नहीं चल पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची थी। आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की गाड़ी जुट गई थी। यह आग कितनी भीषण थी, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर छत पर यह आग की लपटें बड़ी तेजी से निकलती हुई नजर आई और हर तरफ काला गुबार धुएं का नजर आ रहा था, हर तरफ धुआं फैल गया था। इधर भोपाल की बात करते हैं। सेंट्रल जेल में बंद कैदी अब शादियां कराएंगे। दरअसल हत्या जैसे संगीन मामलों में जेल में बंद कैदी अब युग पुरोहित बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद कैदी पंडित बनकर शादी, जनेऊ संस्कार, हवन, सत्यनारायण भगवान की कथा समेत तमाम धार्मिक अनुष्ठान के काम करवा पाएंगे। अभी हमने मंत्रों का जो मंत्र है वो सीखे हैं, ढपली सीखी है
और कुछ बौद्धिक भी होता है, मतलब कर्मकांड कैसे कराना आपको, वो सीख। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, आप बने रहिए। एमपी अब तक आप देख रहे हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात इंदौर की। इंदौर को सफाई के बाद एक और उपलब्धि हासिल हुई है। जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। वेस्टर्न जोन में इंदौर अव्वल आया है। वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे। सांसद शंकर ललवानी और कलेक्टर पुरस्कार लेंगे। ये तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है जो कल दिया जाने वाला है। इसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की टीम ने आके सभी शहर जो देश के हैं, प्रमुख शहर, उनका सर्वे किया था और इसमें कई सारे मापदंड थे। इसमें वाटर कंजर्वेशन का भी था, वाटर का रीयूज़ एंड रिसाइकल भी था। इसमें सीवेज प्रणाली को किस प्रकार से मैनेज किया जा रहा है ताकि जो ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर में पॉल्यूशन नहीं हो, उसके लेके भी था। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।